वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान क्लासेस। और ये जो है हमारा फिर से हम टॉपिक जो है हमारा जो कंटिन्यूअस था फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसी से ही हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। और इससे पहले हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था कि हार्ट का जो क्लासिफिकेशन, मतलब हार्ट के जो कंपोनेंट्स होते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के, उसमें हार्ट कंपोनेंट होता है, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। और इसके अलावा हमने ब्लड के बारे में सारी चीज़ें जानी कि ब्लड ग्रुप और वो सब सारी चीज़ों की उसकी वीडियो अलग से हैं। ब्लड से रिलेटेड जितने भी हैं अलग से हमारी एक सीरीज़ है। और हार्ट से रिलेटेड जो सीरीज़ थी उसमें हार्ट के बारे में कि हार्ट जो है कहाँ सिचुएटेड होता है और कैसे क्या है, वो सब सारी चीज़ें थी। और उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें एक्शन पोटेंशियल के बारे में कि हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, कंडक्शन सिस्टम। और फिर उसके बाद आता है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है और ये किस तरीके से जो है इसको जो है परफॉर्म होता है वो देखते हैं। तो कार्डियक साइकिल इज द डिफाइंड एज द सक्सेशन यानी कि सीक्वेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट इवेंट टेकिंग द हार्ट बीट ईच ड्यूरिंग, यानी कि एक हार्ट बीट का मतलब होता है, एक हार्ट बीट का मतलब होता है कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सिस्टोलिक और रिलैक्सेशन का मतलब है डायस्टोलिक। यानी कि एक बीट में एक बार, मतलब एक बीट में एक बार सिस्टोल होना और डायस्टोल होना। ठीक है, हार्ट में सिस्टोल होना, फिर उसके बाद डायस्टोल होना, फिर उसके बाद सिस्टोल होना, फिर डायस्टोल होना, ये कहलाता है आपका वन बीट। और ये एक साइक्लिक मैनर में हो कि एक बार अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यानी कि सिस्टोलिक हो रहा है, फिर उसके बाद डायस्टोल हो रहा है, फिर उसके बाद सिस्टोल हो रहा है, फिर उसके बाद डायस्टोल हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो रिपीट हो रही है चीजें एक साइक्लिक मैनर में, इसको बोलते हैं हम हमारा कार्डियक साइकिल। और ये जो कार्डियक साइकिल है ईच हार्ट बीट में सिस्टोल और डायस्टोल का कंटिन्यूअस चलता रहता है। सिस्टोल का मतलब है कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि ब्लड हार्ट से निकलकर जाएगा कहाँ, ब्लड वेसल्स में। और ड्यूरिंग सिस्टोल का मतलब है कि हार्ट का रिलैक्सेशन, और ब्लड जो है कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल से हार्ट के अंदर। यानी कि डायस्टोल के टाइम पर हार्ट में ब्लड का फिलिंग होगी, और सिस्टोल के टाइम पे हार्ट में से ब्लड निकलकर कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ऑल द चेंजेस आर ड्यूरिंग द एवरी हार्ट बीट इन द साइक्लिक मैनर। ये सारा कुछ कैसे होगा, साइक्लिक मैनर में होगा। और इस कार्डियक साइकिल के इवेंट को अगर देखा जाए कि ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हो रहा है, इसको दो पार्ट्स में बांट रखा है। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल को दो मेजर इवेंट में डिवाइड कर रखा है, एट्रियल इवेंट और वेंट्रिकुलर इवेंट। एट्रियल इवेंट का मतलब है कि हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, दो एट्रियल होते हैं और दो वेंट्रिकल होते हैं। वो दो एट्रियल के अंदर होने वाला डायस्टोलिक और सिस्टोलिक इवेंट, ठीक है, उसको एक अलग, यानी कि एट्रियल में होने वाला डायस्टोल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर में होने वाला डायस्टोल सिस्टोल। इस तरीके से कार्डियक साइकिल जो है आर्टियल इवेंट और वेंट्रिकुलर इवेंट में हमने डिवाइड कर रखी है, टू मेजर इवेंट्स में। ठीक है, व्हेन द हार्ट बीट द नॉर्मल हार्ट रेट, ठीक है ना, 72 पर मिनट, यानी कि 72 पर मिनट का मतलब क्या है कि एक हार्ट बीट का मतलब है सिस्टोल और डायस्टोल। यानी कि एक बार अगर डायस्टोल और सिस्टोल हो रहा है तो उसको होने में कितनी देर लग रही है, 0.8 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 0.8 सेकेंड। और ये जो 0.8 सेकेंड का नॉर्मल रेंज है, ठीक है, अगर 0.8 से ज्यादा या कम लग रहा है तो वो एबनॉर्मलिटीज की बात है। अगर 0.8 सेकेंड लग रहे हैं किसमें, डायस्टोल और सिस्टोल होने में, यानी कि एक वन बीट में, तो इस तरीके से एक मिनट के अंदर लगभग 72% अप्रॉक्स आपका कितना डायस्टोल और सिस्टोल होकर हार्ट बीट बनेगा। ठीक है, यानी कि 72 टाइम्स आर बीट इन ईच मिनट हार्ट। ठीक है ना, यानी कि हार्ट बीट जो है एक मिनट में कितनी बार है हार्ट रेट का बीट, 72 टाइम्स। ठीक है, ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल अबाउट 0.8 सेकेंड, यानी कि ईच कार्डियक साइकिल कितनी सेकंड की है, 0.8 सेकेंड की। इसके अकॉर्डिंग यानी कि एक मिनट में दिल धड़क रहा है कितनी बार, 72 बार। तो उसका अगर एक धड़कन देखी जाए, वन बीट, एक धड़कन यानी वन बीट, तो वो कितनी देर में हो रही है, 0.8 सेकेंड। ठीक है, आर्टियल इवेंट में देखा जाए तो आर्टियल में जो इवेंट होगा, यानी कि आर्टियल में, उस आर्टियल इवेंट में कितनी देर लग रही है, इवन वेंट्रिकुलर इवेंट में कितना टाइम लग रहा है, इसको अलग अलग है। ठीक है,
यानी कि आर्ट्रियल इवेंट में होने वाला सिस्टोल और डायस्टोल कितनी देर होता है, 0.1 सेकेंड एंड 0.7 सेकेंड। यानी कि आर्ट्रियल में सिस्टोल को होने में कितना वक्त लग रहा है, 0.1 सेकेंड। आर्ट्रियल में डायस्टोल होने में कितना टाइम लग रहा है, 0.7 सेकेंड। यानी कि आर्ट्रियल के डायस्टोल वाली जो कंडीशन है, रिलैक्सेशन जो है, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, उसको कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर, 0.7 सेकेंड तक क्या होता रहता है, आर्ट्रियल डायस्टोल चलता रहता है। तो ये दोनों मिलाकर क्या हो गए, 0.8 सेकेंड। ठीक है, सेम उसी टाइम ड्यूरेशन में, यानी पूरा हार्ट बीट तो डायस्टोल सिस्टोल में चल रहा है, यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल मिलाकर क्या बन रहा है, 1 बीट। 1 बीट कितनी हो रही है, 0.8 सेकेंड में। सेम ऐसे वेंट्रिकुलर में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकुलर का सिकुड़ना, ठीक है, कितनी देर में बना, 0.3 सेकेंड में। और वेंट्रिकुलर का डायस्टोल होना कितना हो रहा है, 0.5 सेकेंड में। दोनों मिलाकर कितना बैठ रहा है, 0.8 सेकेंड। यानी कि वेंट्रिकुलर में भी 0.8 सेकेंड में आपका डायस्टोल और सिस्टोल हो रहा है। अब यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले आर्ट्रियल में सिस्टोल होगा, जब आर्ट्रियल में सिस्टोल होगा उसके बाद तुरंत ही वेंट्रिकुलर में सिस्टोल होगा, उसके थोड़ी देर बाद, यानी कि उसके तुरंत बाद। जैसे कि आर्ट्रियल में सिस्टोल हुआ 0.1 सेकेंड में, उसके बाद तुरंत क्या हो जाएगा, आर्ट्रियल में वेंट्रिकुलर में सिस्टोल शुरू हो जाएगा। जब वेंट्रिकुलर में सिस्टोल शुरू होगा तब उस समय आर्ट्रियल में क्या चल रहा होगा, डायस्टोल चल रहा होगा। फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर में क्या चलेगा, वेंट्रिकुलर में डायस्टोल चलेगा। लेकिन अभी तक एट्रियल में क्या चल रहा है, डायस्टोल ही चल रहा है। तो इस तरीके से एक सिंगल टाइम में, यानी कि दोनों समय पर एक समय ऐसा आता है हार्ट का कि आर्ट्रियल डायस्टोल रहता है और वेंट्रिकुलर भी डायस्टोल रहता है, यानी कि दोनों हार्ट का आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर दोनों ही कैसे रहते हैं, रिलैक्स कंडीशन में रहते हैं। ये 0.4 सेकेंड के लिए ऐसा होता है मात्र, यानी कि 0.4 सेकेंड के लिए पूरा का पूरा हार्ट क्या है, रिलैक्स कंडीशन में रहता है, ऐसा कह सकते हैं। और बाकी 0.4 सेकेंड के लिए क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्शन में रहता है। ठीक है, डायस्टोल कंडीशन में रहता है पूरा का पूरा। तो आर्ट्रियल सिस्टोल के बाद क्या, आर्ट्रियल सिस्टोल होने के लिए कितना लग रहा है, और आर्ट्रियल सिस्टोल कब होगा, जब ऐसे नोड से इंपल्स निकलेगी। अच्छा, सिस्टोल और डायस्टोल को होने के लिए, यानी कि सिस्टोल होने के का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन होना। किसमें कॉन्ट्रैक्शन होना, मसल्स की सेल्स में, मायोकार्डियल सेल्स में। और मायोकार्डियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए उनकी एक खुद की एक प्रॉपर्टी थी, क्या, ऑटोरिदमिसिटी, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एक्साइटेबिलिटी। तो ये एक्साइटेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है कार्डियो सेल्स में, ठीक है, मायोसाइट सेल्स में, तो मायोसाइट सेल्स के अंदर जो एक्साइटेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो कब जनरेट होगी, जब उनको कोई इंपल्स मिलेगी। जैसे ही उनको इंपल्स मिलेगी तुरंत ही वो क्या करेंगे, सिस्टोल करने लगेंगे। ठीक है, और जब वो सिस्टोल होगा, ठीक है, तो सिस्टोल होने के लिए जो कार्डिक मसल्स हैं, ठीक, कार्डिक मसल्स में इंपल्स मिली और वो क्या करें, कॉन्ट्रैक्शन किए। और जब इंपल्स नहीं मिलेगी तो वो रिलैक्स कर जाएंगे। तो रिलैक्स करेंगे तो उसको कंडीशन ऑफ डायस्टोल बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करने की कंडीशन क्या बोलेंगे, सिस्टोल बोलेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए जो इंपल्स चाहिए वो इंपल्स निकल रही है सबसे पहले कहाँ से, ऐसे नोड से, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पेसमेकर। तो पेसमेकर यानी कि ऐसे नोड, और वहां से निकल रही है इंपल्स, और वो क्या करवा रही है, आर्ट्रियल के अंदर सिस्टोल करा रही है, कॉन्ट्रैक्शन करा रही है, जिससे आर्ट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो ब्लड है वो कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकुलर्स में। और आर्ट्रियल सिस्टोल का मतलब यहाँ पर है कि दोनों आर्ट्रियल में, लेफ्ट साइड का आर्ट्रियल और राइट साइड का आर्ट्रियल, इस तरीके से। तो उसी तरीके से वेंट्रिकुलर में भी, वेंट्रिकुलर में क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। तो वो जो हार्ट का आर्ट्रियल सिस्टोल हुआ, आर्ट्रियल सिस्टोल कब हो रहा है, जब उसको ऐसे नोड से इंपल्स निकली तो आर्ट्रियल सिस्टोल, यानी कॉन्ट्रैक्शन किए। तो दोनों आर्ट्रियल में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकुलर्स में। ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकुलर्स में। और वेंट्रिकुलर में पहुंचने के बाद ब्लड, तो वहां पर जैसे वेंट्रिकुलर में गया और आर्ट्रियल का क्या होने लगा, सिस्टोल। सिस्टोल के बाद डायस्टोल शुरू हो गया, आर्ट्रियल का डायस्टोल शुरू हो गया, यानी कि रिलैक्सेशन शुरू हो गया। एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इंपल्स मिली ऐसे नोड से, और वह उनका रिलैक्सेशन शुरू, और वो इंपल्स ट्रेवल करके कहाँ पहुंच गई, एवी नोड तक। अब ये इंपल्स कहाँ पहुंच गई, एवी नोड तक। एवी नोड में एक्सेलरेटर का काम करता है, तो एवी नोड ने उस इंपल्स को और आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद जब तक ये एट्रियल क्या क्या चल रहा है, डायस्टोल चल रहा है, यानी रिलैक्स कंडीशन में। तो जैसे ही इंपल्स एवी नोड के पहुंचने के बाद वो तेजी से एक्सेलरेट करती है और बंडल ऑफ हिस्से होते हुए परकिंजे फाइबर तक पहुंचती है। तो परकिंजे फाइबर से निकलकर इंपल्स
वेंट्रिकुलर की जो सेल्स हैं उनको इम्पल्स पहुंचती है और इम्पल्स होने के बाद वो करता है कॉन्ट्रैक्शन शुरू। तो वहां कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है जो कि 0.3 सेकंड लगते हैं उसको कॉन्ट्रैक्शन होने में। 0.3 सेकंड तक वो उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। वेंट्रिकुलर जैसे ही सिस्टोल करेगा यानी कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जितना भी ब्लड वेंट्रिकुलर्स में, चाहे राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल, वो कहाँ चला जाएगा? ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, वो चला जाएगा आपका ब्लड वेसल्स के अंदर और ब्लड वेसल से निकलकर, ठीक है, वो लंग्स में चला जाएगा, यानी कि राइट वाले से जो है लंग्स में चला जाएगा, लेफ्ट वाले से हार्ट बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, फिर उसके बाद तुरंत शुरू हो जाएगा उनका वेंट्रिकुलर का डायस्टोल, फिर वो रिलैक्स होना शुरू होगा। रिलैक्स होने के लिए वेंट्रिकुलर का उसको लगते हैं 0.5 सेकेंड। तो इस तरीके से ये जो है चलते रहते हैं। इन अ क्लिनिकल प्रैक्टिस टर्म द सिस्टोल रेफर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल रेफर्स टू द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब बीपी कराते हैं किसी का, ठीक है, चाहे मैनुअली कराए या हम उसका डिजिटली, आजकल डिजिटल मार्केट में काफ़ी है, डिजिटल डिवाइस आते हैं बीपी नापने वाले, यानी कि ब्लड प्रेशर नापने वाले। तो ब्लड प्रेशर में लिखा रहता है सिस्टोल 180/80, तो सिस्टोल का लिखा रहता है और एक डायस्टोल लिखा रहता है। जो सिस्टोल वर्ड यूज किया जाता है वो पर्टिकुलरली क्लिनिकली टर्म में दर्शाता है वेंट्रिकुलर के सिस्टोल, यानी वेंट्रिकुलर के सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। और वहीं जो डायस्टोल लिखा रहता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा वेंट्रिकुलर के डायस्टोल का। ठीक है, बाकी वो जो प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर पड़ने वाले ब्लड जो वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है उसको मापने की मशीन होता है स्पेग्नोमीटर। ठीक है, स्पेग्नोमेनोमीटर। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज डिवाइडेड इनटू 2 सब डिवीजन एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज डिवाइडेड इनटू 5 सब डिवीजन। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का अगर टाइम देखा जाए तो इसमें 0.05 सेकेंड में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इजेक्शन पीरियड में 0.22 सेकेंड, टोटल होता है 0.27 सेकेंड। 0.27 सेकेंड में क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल टाइम, जो कि 0.3 था, यहाँ आप देख रहे हैं 0.3 सेकेंड, 0.27 सेकेंड जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उसमें कितने हो रहे हैं? 2 इवेंट। कितने हो रहे हैं? 2 इवेंट हो रहे हैं, जिसमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि समान रूप से उसके पूरे वेंट्रिकुलर सेल्स के अंदर, यानी कि मायोकार्डियल सेल में समान रूप से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और इजेक्शन पीरियड, यानी कि उसका जो इजेक्शन है, यानी कि बाहर निकलने का जो टाइम है, उसको 0.22 सेकेंड। ठीक है, 0.22 सेकेंड है, टोटल कितना? 0.27, जो कि राउंड फिगर में 0.3 सेकेंड। उधर वेंट्रिकुलर डायस्टोल का अगर देखा जाए तो उसको 5 उसके सब डिवीजन है। 5 सब डिवीजन क्या है? प्रोटो डायस्टोल, यानी कि डायस्टोल शुरू हो रहा है तो उसमें लग रहा है 0.04 और आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, जैसे आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन सारी की सारी मसल्स में समान रूप से क्या हो रहा है? रिलैक्सेशन हो रहा है, उसमें भी टाइम लग रहा है 0.08। रैपिड फिलिंग, अब उसमें फिलिंग होगी, किसकी फिलिंग होगी? जब रिलैक्सेशन होगा, वेंट्रिकुलर का रिलैक्सेशन होगा तो उसमें ब्लड की फिलिंग होगी। मैंने बताया था कि जब डायस्टोल होता है तो हार्ट के अंदर ब्लड जो है, ब्लड वेसल से कहाँ आता है? हार्ट के अंदर। तो अब हार्ट के अंदर क्या है? ब्लड भरने लगेगा। कितनी देर में? रैपिड फिलिंग होगी 0.1 सेकेंड में, स्लो फिलिंग होगी 0.19 सेकेंड में, और लास्ट रैपिड फिलिंग होगी 0.11 सेकेंड में। लास्ट रैपिड फिलिंग जो है ये 0.11 सेकेंड की, ये एट्रियल डायस्टोल के टाइम पर होगी। जब एट्रियल सिस्टोल होगा तब ये लास्ट रैपिड फिलिंग होगी। तो टोटल जो होगा यहाँ पर 0.53 सेकेंड में, 0.53 सेकेंड, यानी कि लगभग 0.5 सेकेंड में जो है कंप्लीट होगा तुम्हारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो इस तरीके से कंप्लीट कार्डियक साइकिल में जो है होती है। कितने इवेंट हो रहे हैं? जिसमें 2 इवेंट मेजर हैं। पहला इवेंट है तुम्हारा एट्रियल इवेंट, दूसरा है आपका वेंट्रिकुलर इवेंट। एट्रियल इवेंट को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। वही वेंट्रिकुलर इवेंट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, और एट्रियल इवेंट को होने में कितना समय लग रहा है? 0.8 सेकेंड, और वहीं वेंट्रिकुलर इवेंट को होने में कितना लग रहा है? 0.8 सेकेंड। और ये साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे होते हैं, ठीक है ना, 1 बाय 1। अभी दिखाएंगे किस तरीके से। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि वेंट्रिकुलर इवेंट जो हो रहा है, वेंट्रिकुलर इवेंट 2 पार्ट्स में जो है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के भी 2 सब डिवीजन है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के भी 2 सब डिवीजन है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के जो 2 सब डिवीजन है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इजेक्शन पीरियड, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के जो 5 सब डिवीजन है, प्रोटोडायस्टोल,
आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड फिलिंग, स्लो फिलिंग और लास्ट रैपिड फिलिंग। देखिए तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सिस्टोल आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सबसे पहला इवेंट सबसे पहला इवेंट कब होगा, जब ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होगी। जब ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होगी जो कि पेसमेकर भी है, तो एट्रियल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से सारे के सारे वाल्व कैसे हैं, उस समय पर क्लोज थे। वाल्व कैसे थे, क्लोज थे। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ द एवी वाल्व इज द बिगिनिंग, यानी कि क्लोजिंग ऑफ द एवी वाल्व क्लोजिंग, यानी एवी वाल्व का क्या है, क्लोज होना शुरू होगा। ऑल वाल्व क्लोज होंगे लेकिन एवी वाल्व का क्लोजिंग होना भी शुरू होगा। एवी वाल्व कौन सा है, एट्रियल वेंट्रिकुलर वाल्व, यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व दोनों क्या होंगे, क्लोज होंगे, जिसके क्लोज होने की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड जो है सुनाई देगा। तो पहले इवेंट में जो पहला इवेंट हो रहा है सिस्टोल में, आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, इस आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन में आप देख रहे हैं कि सारे के सारे ऑल वाल्व्स आर क्लोज, जिसमें शुरुआत किसकी हो रही है, एवी वाल्व्स की जो है बिगिनिंग होती है क्लोजिंग होती है, जिससे फर्स्ट हार्ट साउंड भी सुनाई देता है। सेकंड है सिस्टोल इजेक्शन। सेकंड क्या है, सिस्टोल इजेक्शन। सिस्टोल इजेक्शन का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन किया और इजेक्शन हुआ। सिस्टोल किसमें हुआ, एट्रियल सिस्टोल हुआ और उसकी वजह से इजेक्शन हुआ। इजेक्शन का मतलब है कि जो ब्लड है आर्ट्रियल के अंदर वो कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर। तो आर्ट्रियल का जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकुलर। और इसके लिए क्या होना पड़ेगा कि सेमील्यूनर वाल्व जो है ओपन होंगे। ठीक है, इजेक्शन होगा यानी कि सिस्टोल। दूसरे में क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है और ये जो वाल्व है, कौन से वाल्व, सेमील्यूनर वाल्व, वो ओपन होंगे। ठीक है, और जैसे सेमील्यूनर वाल्व ओपन होने के बाद एवी वाल्व क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। एवी वाल्व क्लोज रहेंगे और सेमील्यूनर वाल्व खुल जाएंगे, तो इजेक्शन होगा, ब्लड हार्ट से निकलकर ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। डायस्टोल, ठीक है, डायस्टोल जो है आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन, ऑल वाल्व्स आर क्लोज्ड आर द सेमील्यूनर वाल्व इन बिगिनिंग द, यानी कि ये चारों साउंड के लिए। तो यहाँ पर जो है सेकंड हार्ट बीट साउंड सुनाई देगी। जब भी कभी साउंड सुनाई देगा वो दो कंडीशन पे सुनाई देता है। एक तो आपका डायस्टोल, जब हार्ट में जो सेमील्यूनर वाल्व है जब वो क्लोज होंगे, दूसरा साउंड तब सुनाई देगा, और पहला साउंड सुनाई देगा जब एवी वाल्व क्लोज्ड होंगे। एवी वाल्व मतलब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होंगे तो फर्स्ट साउंड सुनाई देगा जो कि लब होता है, LU डबल बी। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ सेमील्यूनर वाल्व जब क्लोज होंगे तब सुनाई देगा डब की साउंड सुनाई देगी। डायस्टोल रैपिड इनफ्लो जो होगा, सेमील्यूनर वाल्व जो है क्लोज रहेंगे, एवी वाल्व ओपन रहेंगे। जब डायस्टोल हो रहा होगा तो रैपिड इनफ्लो रहेगा। ठीक है ना, और इसमें एवी वाल्व खुल जाएंगे तो ब्लड जो है वेंट्रिकुलर्स में बहता रहेगा। 70-80% कैपेसिटी रहती है सेमील्यूनर वाल्व, और इसमें सेमील्यूनर वाल्व जो है वो क्लोज्ड रहेंगे। ये कब खुलेंगे, जब सिस्टोल इजेक्शन होगा। डायस्टोल डायस्टिस में, यानी कि इसमें डायस्टोल में, ठीक है ना, तो सारे के सारे जो सेमील्यूनर वाल्व हैं वो और एवी नॉट खुले रहेंगे, और लिटिल चेंज इन द वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, थोड़ा सा चेंज होगा वेंट्रिकुलर में इस तरीके से। ये जो है हार्ट का अंदर से इस तरीके से रहता है। और ये सारी चीज़ें जो आइसो में वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, इंजेक्शन, आइसोवॉल्यूमिक, ठीक है ना, ये सब के बारे में आगे दिखाते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, एट्रियोल सिस्टोल बिगिन। ठीक है ना, एट्रियोल सिस्टोल बिगिन कब होगी, जब आपका एट्रियल के अंदर, यानी कि पी वेव कब आएगी, जब पी वेव जो है, जब ECG होता है ना, तो पी वेव जो दर्शाती है वो दिखाती है कि ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हुई। जब भी कभी इम्पल्स जहाँ से ज़्यादा तेजी से निकलती है तो वो शो होती है, लेकिन जब इम्पल्स जब ट्रेवल नहीं कर रही है तो जो ECG मशीन होती है वो उसको रीड नहीं कर पाती, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में हो रहा है तो उसको रीड नहीं कर पाती। वो होता है इसके बीच में, P और Q के बीच में जो ये लाइन दिख रहे हैं, इसमें हो रहा है आपका कॉन्ट्रैक्शन, और P वेव दिखा रहा है कि आपका इम्पल्स जनरेट हुई। जब ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होगी तब ये P वेव बनेगी, जो कि आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को शो कर रहा है। एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब था, डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल में समझाया था कि जब भी कभी सोडियम का इन्फ्लक्स होने लगता है, रैपिडली सोडियम के जो चैनल्स होते हैं वो खुल जाते हैं और सोडियम अंदर आने लगता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एट्रियल का क्या हो रहा है, एट्रिया का डीपोलराइजेशन हो रहा है, और डीपोलराइजेशन डायरेक्टली बिलोंग टू कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन को भी दिखाता है कि यहाँ पर जो है
इम्पल्स मिलने लगेगी, यानी कि इम्पल्स मिलेगी किसको, जो एट्रिया की जितनी भी मसल्स हैं उनको इम्पल्स मिलेगी ऐसे नोड से निकलकर, और वो क्या करने लगेंगे, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेंगे। तो वन बाई वन जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पूरे के पूरे एट्रिया में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि जो ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकुलर में। वेंट्रिकुलर में आने के लिए कौन सा वाल्व खुलेगा, एवी वाल्व, एट्रियल वेंट्रिकुलर वाल्व, यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और इस समय सेमीलुनर वाल्व कैसे रहेंगे, क्लोज रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि फर्स्ट फेज। जैसे ही एट्रियल सिस्टोल हुआ उसके तुरंत बाद क्या शुरू होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या शुरू हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कितनी देर में ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है 0.1 सेकेंड में लग रहा है इसको टाइम, और इसको लग रहा है 0.3 सेकेंड। ठीक है, यानी कि 0.4 सेकेंड में दोनों ही क्या हो जा रहे हैं, सिस्टोल हो जा रहे हैं। और यहाँ पर ये पूरा पूरा ये क्या लिख रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, और यहाँ पर ये वेंट्रिकुलर यहाँ से शुरू हो जा रहा है, एट्रियल डायस्टोल, ये रहा एट्रियल डायस्टोल। इसको टाइम कितना लग रहा है, 0.4 सेकेंड। एट्रियल डायस्टोल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल शुरू हो रहा है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर जो एवी वाल्व है वो हो जाएंगे क्लोज और सेमीलुनर वाल्व खुल जाएंगे। सेमीलुनर वाल्व जब खुलेंगे, ठीक है, तो एवी वाल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे। तो जब एवी वाल्व क्लोज होंगे, सेमीलुनर वाल्व खुलेंगे, तो ब्लड यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होकर वेंट्रिकुलर से कॉन्ट्रैक्शन होकर कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेसल में। और सेमीलुनर वाल्व जो है खुल गए, और एवी वाल्व के बंद होने पर साउंड कौन सा आ रहा है, लव, यानी कि फर्स्ट साउंड भी आ रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट साउंड भी आएगा, ठीक है, और ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा, वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है। ठीक है, और एवी वाल्व जो है क्लोज्ड, एवी वाल्व क्या होंगे, क्लोज्ड। ठीक है, और यहाँ पर ये जो QRS कॉम्प्लेक्स जो दिखाई दे रहा है, QRS कॉम्प्लेक्स, ये QRS कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है कि जो एवी नोड है, ऐसे नोड से एवी नोड पर है, तो एवी नोड क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, यानी कि ज्यादा इंपल्स होगी, इसलिए ये पी वेव से ज्यादा आर वेव बन रही है। आर वेव इतनी ज्यादा ऊंची इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेट होती है, इंपल्स को और ज्यादा तेजी से निकाला जाता है, जो कि रीड कर पाती है। ECG मशीन क्या होती है, उसको रीड कर पाती है। तो इसलिए ये इंपल्स ज्यादा होने की वजह से, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से आर में इस तरीके से QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि दर्शाता है किसके, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को दर्शाता है। ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब कि ब्लड जो है निकलकर ब्लड वेसल्स में। ठीक है, अब यहाँ से वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल का फेज का जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज में क्या होगा कि यहाँ से वाल्व खुला और ब्लड जो ब्लड वेसल में गया, यानी कि इसको दो फेज में डिवाइड कर रखा है कि ब्लड जो है पहले इसके अंदर आया और फिर निकल के बाहर जा रहा है। तो जैसे ही बंद आया, बंद होने गया, यानी कि एक में होंगे एवी वाल्व क्लोज्ड और एक में होंगे ओपन। ठीक है, यानी कि सेमीलुनर वाल्व ओपन और यहाँ पर एवी वाल्व क्लोज, सेमीलुनर वाल्व ओपन। फिर उसके बाद ब्लड इज इजेक्टेड, यानी बाहर चला गया। फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और जब ये ओपन होंगे, सेमीलुनर वाल्व ओपन हो रहा है, तभी यहाँ पर टी वेव भी आती है। और जो आपका इम्पल्स है, इम्पल्स कहाँ पहुंच जाती है, पर्किंजे फाइबर के पास। पर्किंजे फाइबर पर जब पहुंचती है, यहाँ पर जब इम्पल्स होती है तब ये टी वेव बनती है। टी वेव कब बनती है, जब पर्किंजे फाइबर के पास इम्पल्स होती है, जिसकी वजह से टी वेव बनती है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन यहाँ से शुरू हो जाता है। जैसे ही इम्पल्स गई, यहाँ तक इम्पल्स यहाँ पर थी, यहाँ के बाद आगे जो है जितनी भी मायोकार्डियल मसल्स हैं वेंट्रिकुलर की, उनमें इम्पल्स जो है उनको देने के बाद फिर वहाँ से इम्पल्स खत्म। तो ये इम्पल्स जो है थोड़ी सी रीड होती है, यहाँ पर टी वेव बनती है, जिसकी वजह से और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कर जाता है, वह यानी वेंट्रिकुलर जो है सिस्टोल होता है, जिसकी वजह से सेमिलुनर वाल्व खोल के ब्लड जो बाहर निकल जाता है, टी वेव आ जाती है। लेकिन इसके बाद ये जो रिलैक्सेशन चल रहा है, ये वेंट्रिकुलर किसको दिखा रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल को दिखा रहा है, ये जो लाइन है। और इसके बीच की ये जो एस से लेकर टी तक के बीच की जो लाइन है, ये भी किसको दिखा रहा है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को दिखा रहा है। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन को दिखा रहा है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है पूरा का पूरा हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को दिखा रहा है, ये जो लाइन है। और ये वाली पी और क्यू के बीच की लाइन किसको दिखा रहा है, एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, तो यहाँ टी वेव के बाद यहाँ टी वेव जैसे ही खत्म हुई, टी वेव के खत्म होते ही कॉन्ट्रैक्शन हो गया खत्म, वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू हो जाता है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू होते ही सेमिलुनर वाल्व को जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और यहाँ पर सेकंड
साउंड जो है हार्ट की वो सुनाई देती है सेमिलुनर वाल्व के क्लोज होते हैं। ब्लड फ्लो इनटू द एट्रिया, तो ब्लड जो है किसमें आ जाने लगता है, जैसे ही सेमिलुनर वाल्व क्लोज्ड होते हैं, सेमिलुनर वाल्व क्लोज्ड हुए, दूसरा साउंड सुनाई दिया, देन उसके बाद यहाँ पर अभी एवी वाल्व भी क्लोज्ड है और सेमिलुनर वाल्व भी क्लोज्ड है, सारे के सारे वाल्व जो हैं क्या है, क्लोज्ड हैं। और उस कंडीशन में जो एट्रिया है उसमें क्या है, ब्लड की फिलिंग हो रही है। ब्लड कहाँ आ रहा है, इनटू द एट्रिया में, यानी कि एट्रिया में ब्लड आने लगा, क्योंकि उसमें तो डायस्टोल चल ही रहा है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड जो है आ ही रहा है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल की जो लेट स्टेज है, उसमें लेट स्टेज में क्या है कि ये जो वाल्व है, ठीक है ना, यहाँ से लीकेज होने लगती है, थोड़ी थोड़ी क्या है, लीकेज होने लगती है चैम्बर से। तो चैम्बर आर रिलैक्स्ड, यानी वेंट्रिकुलर चैम्बर आर रिलैक्स्ड एंड ब्लड फिल द वेंट्रिकुलर पैसिवली। ये जो पैसिवली ब्लड जो भरा जा रहा है, इस एक तो होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड रैपिडली भरेगा। यहाँ पर अभी रैपिडली नहीं भर रहा, यहाँ पर क्या है कि ये पैसिवली धीरे धीरे यहाँ से ब्लड जो है रिस रहा है और यहाँ पर ये फिलिंग हो रही है। लगभग 25-30% जो ब्लड है वो इस तरीके से भर जाता है। बाकी का जो भरा हुआ ब्लड है वो जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा तब उसके बाद भरेगा, यानी कि रैपिड फिलिंग होगी। इसलिए वेंट्रिकुलर का जो सब डिवीजन था उसमें था रैपिड फिलिंग जो थी, ठीक है ना, उसके जो है 5 पार्ट में डिवाइड था। यहाँ देखिए पी वेव पर क्या हो रहा है, ये दिखा रहा है डीपोलराइजेशन येलो वाला और रेड वाला दिखा रहा है रिपोलराइजेशन को। तो यहाँ पर क्या हुआ, पी वेव से ऐसे नोड से इंपल्स निकली जो कि पी वेव को दिखा रही है, ऐसे नोड से इंपल्स निकली, और ये पी क्या दिखा रहा है, येलो पार्ट क्या दिखा रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एट्रियल के डीपोलराइजेशन को शो कर रहा है। लिमिटिंग बाय द ऐसे नोड एंड कॉज द पी वेव, यानी कि पी वेव को कॉज कर रहा है, यानी पी वेव बन रही है। ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये पूरा पूरा एट्रियल का जो क्या है एवी नोड तक पहुंच गई, और ये कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है, किसके कॉन्ट्रैक्शन को दिखा रहा है, एट्रियल के डीपोलराइजेशन को दिखा रहा है। कॉम्प्लेक्स द इंपल्स द डिले द एवी नोड, तो ये एवी नोड तक पहुंच गई। फिर यहाँ से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एवी नोड से जैसे ही एक्सीलरेट करेगी, ये देखो एकदम रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन किया, जिसकी वजह से क्या बना, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुआ और बिगिन द एपेक्स, देन कॉज द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, देन एट्रियल रिपोलराइजेशन, और एट्रिया का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपोलराइजेशन हो रहा है। एट्रिया में क्या हो रहा है, रिपोलराइजेशन, और यहाँ पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन शुरू हो गया। फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन इज द कंप्लीट, पूरा का पूरा वेंट्रिकुलर का जो है यहाँ पर क्या दिखा रहा है, डीपोलराइजेशन, यानी हर एक सेल में डीपोलराइजेशन चल रही है। यहाँ पर एट्रिया में क्या चल रहा है, रिलैक्सेशन चल रही है। देन इसके बाद फिर यहाँ से रिलैक्सेशन शुरू होगा, वेंट्रिकुलर का रिपोलराइजेशन क्या हो जाएगा, एपेक्स में जाकर क्लोज है, यानी टी वेव के देखा रिपोलराइजेशन खत्म, फिर कॉजिंग द टी वेव। जब वेंट्रिकुलर का रिपोलराइजेशन यहाँ पर खत्म होगा उसके बाद ये आएगी टी वेव, यहाँ पर वेंट्रिकुलर का रिपोलराइजेशन जैसे शुरू होगा, डिपोलराइजेशन कंप्लीट होने के बाद रिपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर का जब शुरू होगा तब टी क्या बन रही है, टी वेव। टी वेव के बाद से शुरू हो जाएगा यहाँ पर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, यानी कि रिलैक्सेशन शुरू हो जाएगा टी वेव्स के बाद से। तो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन इज कंप्लीट आफ्टर द टी वेव। यहाँ पर ये देखिए पूरा जो है उसका रिलैक्सेशन, ये भी इसी तरीके से इसमें, ठीक है। और इसमें उसमें जो पिछला वाला एक वीडियो था उसमें एक्शन पोटेंशियल में मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो तेज जो ट्रेवल करती है इम्पल्स वो परकिंजे फाइबर में करती है। उसमें मैंने गलती से इसमें बता दिया था एवी नोड में, जबकि एवी नोड में सबसे स्लो करती है, परकिंजे फाइबर में सबसे ज़्यादा तेज से करती है, क्योंकि ये एक्सेलरेट होकर आ रही होती है, ठीक है। इस तरीके से इम्पल्स जो ऐसे नोड से निकलकर एवी नोड, और एवी नोड से फिर जो परकिंजे फाइबर में बंडल ऑफ फेज से होती हुई। अच्छा, जो टाइमिंग थी उस टाइमिंग को समझो कि कार्डिक साइकिल की जो टाइमिंग है 0.8 सेकंड का एट्रियल इवेंट, 0.8 सेकंड का वेंट्रिकुलर इवेंट, उसको किस तरीके से डिवाइड, मतलब टाइमिंग को किस तरीके से सेट है। तो सबसे पहले पूरा का पूरा जो एक 1 बीट है, यानी कि 1 बीट का मतलब है सिस्टोल और डायस्टोल, यानी कि डायस्टोल और सिस्टोल दोनों मिलाकर 1 बीट बनती है, और 1 बीट को 0.8 सेकंड लगते हैं। तो वेंट्रिकुलर और डायस्टोल यानी कि पूरा का पूरा ये सिस्टोल और ये डायस्टोल, यानी कि एट्रियल का डायस्टोल और वेंट्रिकुलर का डायस्टोल, और वहीं सिस्टोल एट्रियल का डायस्टोल और उसका एट्रियल का ही सिस्टोल, ये सब जो है 0.8 सेकंड लगते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है, एट्रियल सिस्टोल से। सबसे पहले क्या होगा इवेंट, यानी कि सिस्टोल एट्रिया में अलग और वेंट्रिकुलर में अलग। ये वाली जो साइकिल है ये दिखा रही है वेंट्रिकल के इवेंट को, और ये वाली साइकिल दिखा रही है एट्रिया के इवेंट को।
और ये जो एट्रिया के इवेंट को दिखा रही है, ये वाली बीच वाली साइकिल एट्रिया के इवेंट को दिखा रही है, इसको भी कितना टाइम लग रहा है 0.8 सेकेंड। और जो वेंट्रिकुलर का इवेंट लग रहा है उसको भी कितना टाइम लग रहा है 0.8 सेकेंड। अच्छा, 0.8 सेकेंड में वेंट्रिकुलर का जो इवेंट हो रहा है उसमें डायस्टोल और सिस्टोल दोनों हो रहे हैं। सेम ऐसे ही एट्रिया के जो इवेंट में डायस्टोल और सिस्टोल, यानी सिस्टोल और डायस्टोल दोनों हो रहे हैं, जिसको भी कितना लग रहा है 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में से 0.1 सेकेंड एट्रियल के सिस्टोल में लगते हैं, फिर उसके बाद तुरंत ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हो जाता है और यहाँ पर एट्रिया का डायस्टोल शुरू हो जाता है। ये डायस्टोल चल ही रहा होता है कंटिन्यूअस, वही वेंट्रिकुलर का सिस्टोल भी शुरू हो जाता है 0.1 सेकेंड के बाद। ठीक है, 0.1 सेकेंड के बाद जो एट्रियल का वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हुआ है इसको लगते हैं 0.3 सेकेंड, 1 2 3, और जैसे ही 4.4 पर पहुंचता है यहाँ पर ये वेंट्रिकुलर का सिस्टोल खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद हो जाता है वेंट्रिकुलर का सिस्टोल, डायस्टोल शुरू हो जाता है। तो जब वेंट्रिकुलर का डायस्टोल शुरू होता है वहीं एट्रियल का डायस्टोल कंटिन्यूअस चल रहा होता है, तो इस दोनों टाइम पीरियड को लगता है 0.4 सेकेंड, यानी कि इस समय पर पूरा पूरा हार्ट क्या रहता है, रिलैक्स कंडीशन में रहता है, इसीलिए बोला था। तो यहाँ से 0.4 से लेकर और 0.8 तक, यानी कि 0.4 सेकंड के लिए क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और एट्रियल डायस्टोल, यानी कि दोनों ही कंडीशन में हार्ट क्या है, एट्रिया और वेंट्रिकुलर दोनों कैसे हैं, रिलैक्स कंडीशन में है। ठीक है, ये उसी को ही डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि किस तरह से एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और फिर किस तरीके से आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फिर कौन से वाल्व खुल रहे हैं, कौन से क्लोज हो रहे हैं, इस तरीके से इसमें दिखाया है। ठीक है, वही जो पीछे वाला था QRS कॉम्प्लेक्स कैसे बनना है, इसमें कौन कौन सी वेव कहाँ से निकल रही है, एट्रिया की ओपन कहाँ हो रही है, कौन सा वाल्व मिट्रल वाल्व कब क्लोज हो रहा है, ठीक है, उसको ECG से किस तरीके से देख रहा है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद है आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक। आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक में ये होता है कि जैसे कि मान लो ये रिमोट है, रिमोट को अगर हम, एक में होता है आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक, एक में मसल को इस तरीके से दबा के हम जो ताकत लगा रहे हैं जिसमें कौन जो मसल्स की जो लेंथ है उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, तो वो कहलाती है हमारी आइसोमेट्रिक, यानी कि लेंथ में कोई फर्क नहीं आ रहा, यानी कि वो लेंथ ऐसे की ऐसे और ताकत ऐसी लग रही है जैसे हम किसी भारी बाल्टी को उठा रहे हैं लेकिन हम अपने पास नहीं लेकर आ रहे, लेकिन भारी बाल्टी को उठाने के लिए जो मसल्स की जो ताकत लग रही है दैट्स कॉल्ड द आइसोमेट्रिक, यानी कि उसके दूरी में कोई डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस में कोई मतलब फर्क नहीं आ रहा। और आइसोटोनिक में क्या होता है कि मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है और सिकुड़ती है, तो वो आती है आइसोटोनिक। ठीक है, उसके बाद आता है आपके 4 तरह का साउंड होता है हार्ट में, 4 साउंड होते हैं, 4 साउंड का जो है अलग अलग जो है टाइमिंग पर होते हैं। पहला साउंड जो है फर्स्ट हार्ट साउंड कब हमें सुनाई देगा, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड एंड द पार्ट ऑफ द इजेक्शन पीरियड। जब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा और पार्ट ऑफ द इजेक्शन पीरियड, यानी कि जब निकल रहे, इजेक्शन पीरियड का मतलब है जब AB जो सेमिलुनर वाल्व है जब वो ओपन होंगे तो जो AV वाल्व है वो क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे। AV वाल्व क्लोज्ड होंगे, यानी कि AV वाल्व मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जब क्लोज्ड होंगे, और क्लोज्ड कब होंगे, जब सेमिलुनर वाल्व खुलेंगे, और सेमिलुनर वाल्व खुलने के लिए कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा, वेंट्रिकुलर का। वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए क्या है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में और इजेक्शन पीरियड, इजेक्शन मतलब ब्लड जो है इजेक्ट हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, जिसकी वजह से AV वाल्व जो है यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों क्या है, क्लोज्ड। तो जब वो क्लोज्ड होते हैं तब उसको बोलते हैं फर्स्ट हार्ट बीट। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक कैसा है कि ये लॉन्ग होती है, सॉफ्ट होती है, लो पिच की होती है। जो पहली हार्ट साउंड होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है, यानी कि लंबा सुनाई देती है, ज्यादा बड़ी सुनाई देती है, लो पिच की होती है, यानी कि जो उसकी तीक्ष्ण है लो पिच की होगी, सॉफ्ट होगी, है ना। रिसेंबल द वर्ड लव, उसको मतलब जो रिसेंबल किया जाता है वर्ड से जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो लव से किया जाता है। क्लोजर एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जब क्लोजर होंगे, कॉज उसका क्या है, जब क्लोजर होंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर, कितने ड्यूरेशन के लिए होगा ये साउंड, 0.10 से लेकर 0.17 0.17 सेकेंड तक। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी कि साइक्लिक पर सेकंड में, यानी कि हर 25 से 45 फ्रीक्वेंसी के बाद, यानी कि हर एक 25 से 45 सेकंड साइकिल के बाद, सेकंड के बाद ये आपका लब सुनाई देगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट साउंड सुनाई देगा। और रिलैक्सेशन विद ECG, द कंसिडर्ड द पीक ऑफ द R वेव, जब R वेव जब बन रही होगी तब, यानी PQR जब वेव बनेगी तब ये हमको सुनाई देगा। ठीक है ना, जब पीक होगी R वेव पर तब हमको
पहला सुनाई देगा, पहला लब साउंड सुनाई देगा। नंबर ऑफ द वाइब्रेशन इन द प्रो फोनोकार्डियोग्राम, फोनोकार्डियोग्राम में जो नंबर्स हैं वाइब्रेशन के, वो कितने वाइब्रेशन यानी कितना ऑक्सीलेशन होगा, साउंड का जो ऑक्सीलेशन है वो होगा 9 to 13 ऑक्सीलेशन होंगे उसमें, ठीक है। सेकंड हर्ट साउंड हमें कब सुनाई देगी, प्रोटोडायस्टोल के टाइम पर, जब आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन हो रहा होगा, यानी कि जब एवी वाल्व जो है क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही एवी वाल्व क्लोज होंगे, अभी ना तो एवी वाल्व ओपन हुए हैं, वो तो क्लोज हो गए थे जिसमें फर्स्ट साउंड आ गया। अब सेकंड साउंड कब आ रहा है, जब सेमीलूनर वाल्व क्लोज हो रहे हैं। सेमीलूनर वाल्व कौन से, एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, ये दोनों जो वाल्व है सेमीलूनर वाल्व, ये जब क्लोज्ड होंगे, और क्लोज्ड कब होंगे, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे ये क्लोज्ड होंगे, तब साउंड सुनाई देगा हमें क्या, डब का। तो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा किसमें, सेमीलूनर वाल्व के क्लोज पर, वेंट्रिकुलर के डायस्टोल में। और ये कैसा साउंड होगा, शॉर्ट होगा और हाई पिच का होगा, ठीक है। हाई पिच होगी, शॉर्ट मतलब शॉर्ट होगा, शार्प होगा एकदम, और क्लोजर के सेमीलूनर वाल्व पर। और इसका जो टाइमिंग होगा 0.1 से लेकर 0.14 सेकंड के लिए ये साउंड होगा। इसकी जो साइकिलिंग है, हर 50 साइकिल्स के बाद जो है ये जो डब्स का साउंड सुनाई देगा। एंड इसकी जो ईसीजी में अगर हम देखें तो ईसीजी में कब सुनाई देगा, जब पीक होगा, जब टी वेव की जब पीक होगी तब हमें ये सुनाई देगा, ठीक है। क्योंकि जब टी वेव के बाद क्या हो जाता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू हो जाता है टी वेव के जस्ट बाद। तो टी वेव के जस्ट बाद जब रिलैक्सेशन शुरू होता है वेंट्रिकुलर का, यानी कि डायस्टोल शुरू होता है, तो वो जो वाल्व है वो हो जाते हैं क्लोज्ड हो जाते हैं, नेगेटिव प्रेशर की वजह से क्लोज्ड हो जाते हैं। तो उसकी वजह से, क्लोज होने की वजह से सेकंड साउंड सुनाई हमें देता है, ठीक है। उसका जो वाइब्रेशन है, ऑक्सीलेशन है, उसका है 4 to 6। थर्ड हर्ट साउंड जो है, रैपिड फीलिंग द फेज, जब रैपिड फीलिंग होती है तब ये बहुत ही मतलब लो पिच की साउंड होती है, जो कि कम सुनाई देती है लो पिच की होने की वजह से। जो थर्ड साउंड है तो वो रैपिड फीलिंग फेज, जब रैपिड फीलिंग का मतलब है कि जैसे ही वेंट्रिकुलर का रिलैक्सेशन हुआ तो तुरंत ही ब्लड जो है ना उसमें अंदर आने लगता है, और वो साउंड जो है उसके ब्लड के अंदर आने की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो रशिंग ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आ रहा है उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि कैसा है, लो पिच का है, वो हमें थर्ड साउंड सुनाई देता है। उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 0.07 से लेकर 0.10 सेकंड, ठीक है ना। इतनी देर के लिए वो जो है साउंड रहती है। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, हर 1 से 6 फ्रीक्वेंसी यानी कि सेकंड के बाद हमें वो सुनाई देगी, साइक्लिक के पर सेकंड में, यानी कि हर साइकिल के 1 से 6 सेकंड के बाद, मतलब 1 से 6 सेकंड के साइकिल के बाद। और अगर उसका ईसीजी में देखा जाए तो टी वेव और पी वेव के बीच में कभी सुनाई देगी। और पी और टी वेव के बीच में क्या चल रहा है हमारा, रिलैक्सेशन। किसका रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर का रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब डायस्टोल, ठीक है। और उसका ऑक्सीजनेशन 1 to 4। फोर्थ हार्ट साउंड हमें कब सुनाई देती है, जब एट्रियल सिस्टोल होता है। जब आर्ट्रियल सिस्टोल होगा तो कौन सा वाल्व खुलेगा, एवी वाल्व। एवी वाल्व जब ओपन होगा तब हमें सुनाई देगा। और एवी वाल्व खुलने से हमें ये साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, हमें ये सुनाई दे रहा है कि वो जो एकदम से कॉन्ट्रैक्शन हुआ है एवी वाल्व का, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड है वो अचानक से जो एवी वाल्व है वहां से निकलता है, उसकी वजह से वो साउंड सुनाई देता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल वाल्व तो मस्कुलेचर, यानी कि मस्कुलेचर साउंड है। जैसे किसी चीज को हम जैसे निचोड़ रहे होते हैं, तो निचोड़ने वाला जो एक साउंड होता है ना, वैसा टाइप का साउंड है ये, ठीक है ना। तो ये इनऑडिबल साउंड है, जो कि फोर्थ साउंड, जो कि सुनाई नहीं देता इन जनरल। आपके जो स्टेथोस्कोप होते हैं उनमें सुनाई नहीं देता, ना ही थर्ड साउंड सुनाई देता, सिर्फ यही 2 साउंड सुनाई देता, फर्स्ट और सेकंड साउंड। 0.02 सेकंड से लेकर 0.04 सेकंड तक का इसका टाइम ड्यूरेशन है। इसका पर साइक्लिक पर सेकंड 1 to 4 है। और पी वेव और क्यू वेव के बीच में ये सुनाई देता है। पी क्यू कौन सा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पी से लेकर क्यू के बीच में जो साउंड रहता है, यानी कि जब उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, किसका, एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि एट्रियल में क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, तब हमें ये साउंड फोर्थ साउंड सुनाई देता है, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे ईसीजी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे ईसीजी के बारे में, कि कैसे उसके एस्पेक्ट होते हैं, कैसे ईसीजी के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे, कि कैसे पी वेव ई वेव के बारे में कौन कौन से उसके कंपोनेंट होते हैं, किस तरीके से उसमें जो इलेक्ट्रोड, कैसे कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, कहाँ पर उनकी पोजिशनिंग होती है, और ये जो कार्डियक, ये जो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इसको कैसे रीड करते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में, ठीक है। और
मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और हमारे जितने भी हार्ट से रिलेटेड लेक्चर्स हैं आप सारी वीडियो देखिएगा, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ईसीजी के साथ। जय हिंद।